हरीश जी नमस्कार। नमस्कार मिश्र जी, प्रणाम आपको। प्रणाम। आप कैसे हैं? बहुत ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ, कृपा है। और आपके राज्य का स्वास्थ्य कैसा है? राज्य का स्वास्थ्य भी ठीक है, ठीक है। अच्छा। कोरोना जो है, जो ग्रीन एरियाज है जी। उनमें उतना इफेक्टिव नहीं है। अच्छा अच्छा। आप देश भर में देख लीजिए तो तो जितने ग्रीन देवभूमि में तो एरियाज हैं। 80% ग्रीन एरिया ही है। जी जी, इसीलिए जी इसीलिए लेकिन फिर भी 71 केसेस पहुंच गए। जी जी। तो वो तो आयातित है ना, बाहर से लोग गए, इस वजह से प्रॉब्लम आई जी है जी वहाँ। जी जी। जी। अच्छा, क्या वजह है कि अभी तक कोई इस तरह का एक्शन प्लान दिखाई नहीं दे रहा है? जो प्रवासी मजदूर गए हैं दिल्ली से या मुंबई से वापस उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों में, तो उनके लिए कोई एक्शन प्लान है, कोई रोड मैप दिखाई दे रहा है आपको सरकार की तरफ से, उनके मैं रोजगार के लिए, निरंतर उनके रिहेबिलिटेशन के लिए? आपने बहुत ही एक दिल को छूने वाला सवाल पूछ दिया। लॉकडाउन के जब 11वां दिन था तो मैंने ट्वीट के माध्यम से कुछ सुझाव दिए थे कि हमको अभी से रोड मैप बनाना शुरू करना चाहिए, ताकि जैसे लॉकडाउन हटेगा तो उसके बाद हम फौरन एक्शन में आ सके। अब लॉकडाउन का तीसरा चरण के बाद अब चौथे चरण में भी प्रवेश कर रहे हैं, मगर राज्य सरकार कुछ करती दिखाई नहीं दे रही है। बल्कि मैंने एक के बाद एक 3 लेख जो है, वैसे मैं रोज लिखता हूँ एक लॉकडाउन पर अपने फेसबुक पर, लेकिन 3 लगातार मैंने जो है क्या क्या संभावनाएं उत्तराखंड में हैं और कैसे हम उनको खड़ा कर सकते हैं, और उसके आधार पर जो एक बड़ी बेरोजगारी की समस्या पैदा होगी उसका सामना किया जा सके, क्योंकि हमारे वहाँ पहले से ही शिक्षित बेरोजगार बहुत है। अब जो ये लोग पहुंचे हैं, तो इनमें से हम मान लें 70% वापस भी हो जाएंगे, तो 30% ऐसे लोग रहेंगे जिनके काम इत्यादि जो है नहीं चल पाए होंगे, दूसरी चीज नहीं हो पाएंगी, वो गांव में रहेंगे, तो उनके लिए तो रोजगार खोजने पड़ेंगे। तो पहले से ही जो है बेरोजगार है लोग, और अब एक बड़ी संख्या गांव में फिर से बेरोजगारों की होगी, तो उसके लिए रोड मैप बनाए जाना बहुत जरूरी। सरकार इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान है कि उसको 3 मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है। एक तो कोरोना महामारी का मोर्चा है, दूसरा आर्थिक महामारी का मोर्चा है, और तीसरा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार लेटर बॉम्ब्स छोड़े जा रहे हैं एक के बाद एक केंद्र सरकार पर और राज्य की बीजेपी सरकारों पर, उसको लेके भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें राज्यों में भी परेशान है और केंद्र में भी परेशान है। थोड़ा सा मिश्र जी, ये लेटर बॉम्ब शब्द जो है हमारे प्रति न्याय नहीं है। तो इसको लेटर बॉम्ब के बजाय आप सुझावों का पुलंदा कह दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, देखिए, अपोजिशन का जो मूल धर्म है आप जानते हैं, टू अपोज द गवर्नमेंट। लेकिन हम अपोज नहीं कर रहे। कोरोना जन्य स्थिति के कारण कांग्रेस ने लॉकडाउन का भी सपोर्ट किया, लॉकडाउन 1, 2, 3 का, और गवर्नमेंट ने जो भी कदम उठाए हमने उनका स्वागत किया। हाँ, जरूर हमने जो हमारे अनुभव जन्य सुझाव हो सकते हैं, जो हमारी समझ हो सकती है, आफ्टर ऑल इतने साल कांग्रेस सत्ता में रही, तो कुछ तो हमारी लीडरशिप के पास अनुभव की पूंजी होगी, तो वो पूंजी पर आधारित हमने कुछ सुझाव जरूर जो है हम समय समय पर दे रहे हैं। बल्कि जब हमारे किसी सुझाव को मान रहे हैं, जैसे राहुल जी के एक सुझाव को एफडीआई के विषय में गवर्नमेंट ने माना, तो हमने थैंक यू गवर्नमेंट का। और 12 फरवरी को जो राहुल जी ने सुझाव दिए थे, यदि उनको माना गया होता तो आप जानते हैं शायद कोरोना से लड़ाई में हम बेहतर स्थिति में होते। मगर उस समय देश स्तंभमय था, कुछ हमारी बात नकार खाने में तुर्की की आवाज हो रही थी। बहरहाल हमें उस सब चीजों पर हमने एक तरफ रख दिया, और उसके बावजूद हमने सारे सुझाव दिए। और कल जब गवर्नमेंट ने हमारा सुझाव मान करके एमएसएमई सेक्टर को पैकेज दिया, तो उसके लिए भी हमने कहा बहुत अच्छा किया। मगर माइग्रेंट वर्कर को छोड़ दिया, खेत मजदूरों को छोड़ दिया, रेहड़ी पट्टी वालों को, गरीबों को छोड़ दिया, जिनको पहले ही मिलना चाहिए था उनको छोड़ दिया, तो थोड़ा सा हमको चिंता हुई।
हम ये चाहते थे दोनों को साइमल्टेनियसली पैकेज मिल जाता तो बहुत अच्छा हो। हरीश जी, आप तो राज्य में मुख्यमंत्री रहे हैं, दिल्ली में भी कई विभागों के मंत्री रहे हैं, कांग्रेस में संगठन में भी काफ़ी सीनियर हैं और नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी भी हैं कांग्रेस की तरफ से। जी, असम का। तो आपको क्या लग रहा है, ये जिस तरह का काम चल रहा है सरकार की तरफ से और जिस अब 4L की बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री जी ने परसों संबोधित किया जिसमें लेबर, लिक्विडिटी, लैंड और एक और माने 4L रिफॉर्म की उन्होंने बात कही है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये कुछ ऐसी जरूरतें हैं जिन पर हर प्रधानमंत्री चर्चा करेगा, मगर इस समय आप लॉकडाउन के बाद की स्थिति के लिए इसमें केवल 2 ही एल रेलिवेंट हैं जिन पर आप तत्काल कुछ कर सकते हैं, मगर आप लेबर को पहले लेने जा रहे हैं तो आपने एक कन्फ्रंटेशन पहले ले रहे हैं। 4 राज्यों ने बानगी के तौर पर 30-30 लेबर कानून को सस्पेंड कर दिया है। तो आप जो एक ये होना चाहिए था, जब तक आप लेबर को नहीं जोड़ेंगे अपने साथ तो इंडस्ट्री के रिवाइवल का रास्ता कठिन हो, चीजों को आगे बढ़ाना कठिन हो जाएगा। तो इस समय आप उनके साथ कन्फ्रंटेशन ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि लेबर रिफॉर्म, तो अब उनके मुख्यमंत्रियों में और पंख लगे ताकि कॉर्पोरेट हाउसेस को कौन ज्यादा खुश कर सके। तो हमारा ये मानना है कि उसी तरीके से लैंड अवेलेबिलिटी की बात है, राज्यों के ऊपर ये मसला छोड़ दिया जाना चाहिए। और मैं इस बात को मानता हूं कि लैंड अवेलेबल कराना राज्यों का धर्म है और उस धर्म को सब राज्य पालन करेंगे। उत्तराखंड में तो मैं इतना बड़ा लैंड बैंक पूल दे करके गया हूं कि हमारी राज्य गवर्नमेंट सबसे पहले आकर के कह सकती है कि लुक हियर, जिसको लाते हो, जो आ रहा है चीन से भाग भाग करके हमारे वहां इंडस्ट्री लगा ले करके, हम तो इतना पूल दे करके गए हैं, मगर कोई आ रहा है ये तो मुझको कहीं से अभी भनभनाहट तक नहीं दिखाई। चीन से भागने वाले लोग तो 2 कारणों से भाग रहे हैं। पहला तो ये कि जो अमेरिका ने टैक्स ज़्यादा लगा दिया है चीनी गुड्स पर, उसके वजह से लोग भाग रहे हैं। कोरोना से भागने वालों की तादाद बहुत कम है। और दूसरा, जो चीन से इंडस्ट्री भागी है वो वियतनाम में जाके सेटल हो गई है, भारत की तरफ तो अभी तक कोई आया नहीं। तो इसलिए वियतनाम है, थाईलैंड है, म्यांमार है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सभी, इवन बांग्लादेश भी कंपटीटर है हमारा। और पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में देखा, जब इन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक हब बन जाएंगे, तो वियतनाम हमसे जो है 9 गुना ज्यादा इंडस्ट्रीज अपने वहां लेकर के चला गया। तो बहरहाल आज का जमाना मार्केटिंग का है, हमारी गवर्नमेंट की मार्केटिंग एक्सपर्टाइज तो है ही है, और इसलिए देखो कि बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, सपने बड़े बड़े दिखा रहे हैं। अब वो सपने हम तो चाहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे जमीन पर उतरे, क्योंकि उसके साथ देश की पूरी अर्थव्यवस्था और जो कुछ हमने इतने सालों के अंदर कमाया है उसको सस्टेन करने की बात है। इसलिए हम सफलता चाहते हैं, केंद्र सरकार सफल हो, राज्य सरकार सफल हो। हरीश जी, लिक्विडिटी के बारे में आप थोड़ा बताइए ना, क्योंकि केंद्र सरकार कह रही है कि लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा मार्केट में आ गई है कि जो संकट है वो काफ़ी मिनिमाइज किया जा सकता है। आपको लगता है, क्योंकि कल ही काफ़ी आलोचना हो रही है कि लिक्विडिटी के बजाय तो लोन की बात हो रही है और सरकार तो खाली उसमें बाहर से गारंटर के भूमिका में। जी 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 बिल्कुल, आपने तो सब सारांश निकाल करके खुद ही कह दिया। सत्यता यह है कि इन्होंने लिक्विडिटी तो कुछ डाली नहीं, हाँ ये कह दिया कि भाई ये लो, बैंक दें, हम गारंटी कर देते हैं, देखते हैं यदि इससे इंडस्ट्रीज का काम चलता है। जबकि इसमें वास्तविक जरूरत ये थी कि इंडस्ट्री के हाथ में कम से कम जो है, जो माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसके हाथ में जब तक कुछ पैसा नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2, उनको पैसा इसलिए भी जरूरत है क्योंकि वो अपने लेबर को देंगे क्या? जिस दिन बंद की है उस दिन का भी लेबर का पेमेंट नहीं हुआ है, तो
जो लेबर आएगी उसको उनको पेमेंट करना होगा, तो उनको सब तरीके के क्रंचेज हैं, वो इस पैकेज से हल होते दिखाई देते हैं। और इस पैकेज में एक बड़ा हिस्सा तो ऐसा है कि जो गवर्नमेंट एश्योरेंसेस के रूप में है, और वास्तविक अर्थों में जो लोगों तक लिक्विडिटी के फॉर्म में पहुंच रहा है वो 1/4 भी नहीं। बैंकों की हालत जो इस समय है उसको देखते हुए आपको लगता है कि बैंक आसानी से लोन देंगे इस तरह के सेक्टर को, सरकार चाहे जो बैंक कहे? ये बैंक इतने डरे हुए हैं और वो देने की बात करेंगे मगर रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा बना देंगे। हम वही देखना चाहते हैं कि उसके लिए ये प्रोसीजर क्या बना रहे हैं, क्या तरीका ऐसा अपना रहे हैं कि जिससे ये हो कि बैंक बहुत सहजता से लोन उपलब्ध करवा दें। ये पूरी इंडस्ट्री के सामने ये प्रॉब्लम एक आएगी। और दूसरा, इन्होंने कुछ जो है जो गवर्नमेंट के ही अपने पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उनको एश्योरेंस के रूप में पैसे की बात कही, पैकेज का कुछ हिस्सा उसमें जा रहा है जो बिजली बोर्डों आदि आदि के लिए। तो उसमें तो एक प्रकार से जी गवर्नमेंट ही गारंटर है। जी हरीश जी, बिजली बोर्ड की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। और जो कल पैकेज में अनाउंस किया गया है बिजली बोर्ड के बारे में, करीब 90,000 करोड़ का उनके ऊपर लोन है जो सरकार कह रही है कि कहीं ना कहीं से कंपेंसेट करेगी, और लोन करीब 98,000 करोड़ से लेकर 99,000 करोड़ तक का है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी देनदारी है डिस्कॉम पर। तो बिजली बोर्ड जिस तरह से बैंक रो रहे हैं उनकी हालत खस्ता है, उसी तरह से बिजली बोर्डों की हालत खस्ता है। उसका एक लंबा चेन है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार की जो एनर्जी पॉलिसी है उसके वजह से डिस्कॉम की हालत और बिगड़ गई है। असल में बिजली बोर्डों का जो सरकारी संस्थाओं पर बकाया है वही इतना पैसा है कि उनकी सेहत बिगाड़ने में उसका बड़ा भारी योगदान। वो पैसा कैसे वसूल होगा उसका तो कोई संकेत है। और ये पैसा भी एक प्रकार की ऐसे पैसे के रूप में है जिससे बिजली बोर्डों की लिक्विडिटी पोजीशन सुधरेगी ऐसा नहीं है। ये एक प्रकार की गारंटी मनी के तौर पर काम करेगा। और मेरा अपना मानना है, मैं ये जो सोच रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने के भाषण के बाद कि वित्त मंत्री की पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ाए, और वो ताकत किसान की बढ़नी है, वो ताकत मजदूर और उसकी बढ़नी है, और लोअर मिडिल क्लास की। लेकिन उनके जो खरीदार है, जो उपभोक्ता है, जिसने मांग बढ़ानी है, जिसके कारण इंडस्ट्री के अंदर डिमांड पैदा होगी, उसके जेब में तो कुछ भी नहीं जा रहा है अभी। आप देखिए तो जो इसका पैकेज का फेज 2 आएगा उसमें कुछ आता है तो इंतजार करते हैं, देखते हैं फेज 2 में फेज 3। लेकिन अभी जो पहले फेज का हिसाब है उससे हम निराश हुए। थोड़ा सा एमएसएमई के लिए आशा जगी है, मगर वो आशा भी बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन एमएसएमई की स्थिति में ला देगी मुझे नहीं लगता है। जो हमारे अखबारों की टिप्पणी को उसको मैंने बड़े गौर से पढ़ा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी आशा बात। हरीश जी, आत्मनिर्भरता के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपका गमछा वगैरह तो सब हिंदुस्तानी ही लग रहा है खादी बोर्ड का ही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत जो बात मेरे दिल के सबसे ज्यादा नजदीक है, क्योंकि मैं तो निरंतर जब मुख्यमंत्री था तो मैंने लोकल का मैं वोकल सपोर्टर था। जब उन्होंने लोकल वोकल कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि मैं उम्मीद ये कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी इसके लिए एक रोड मैप भी बताएंगे कि भाई हर राज्य, हर वो इन मामलों में, इन सेक्टर्स के अंदर लोकल उसको बढ़ावा देंगे। अब ऐसा लोकल ना हो जैसा हमने कुछ साल पहले देखा, नारा हमारा मेड इन इंडिया था और बाजार हमारे मेड इन चाइना के माल से भर गए। तो इसलिए हम लोग जो है
दूध के जले हुए हैं, इसलिए ये लोकल और वोकल पे भी थोड़ा सा इसको फूंक फूंक करके देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। लेकिन वैसे कुल मिलाकर के बात अच्छी है। इंडिया को अपना रास्ता निकालना चाहिए और राज्यों को प्रमोट किया जाना चाहिए कि वो लोकल प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे और लोकल आर्टिजनशिप को ज्यादा से ज्यादा पैटर्नाइज करने का काम करें। लोकल प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इत्यादि हैं उनकी खपतों को, जो इंडिजिनियस फूड हैं उनको ज्यादा हम आगे लाएं। थोड़ा उत्तराखंड पर वापस आते हैं फिर एक बार, और चूँकि उत्तराखंड को लेके पूरे देश में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है। देवभूमि है और वहाँ की इकोनॉमी दो चीज़ों पर मुख्य रूप से डिपेंडेंट रहती है, एक तो रिलीजियस टूरिज़्म पर और दूसरा वहाँ की जड़ी बूटियों पर। तो कोरोना महामारी के चलते तो रिलीजियस टूरिज़्म पूरी तरह से अफेक्टेड दिखाई दे रहा है। जो वहाँ की जड़ी बूटियाँ हैं उसकी क्या स्थिति है, उसके लिए कोई उपयुक्त मार्केट की व्यवस्था हुई है क्या सरकार की तरफ से उनके? जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा भाई, एक समय हमारा नारा था कि हम जड़ी बूटी प्रदेश होंगे, हब स्टेट होंगे। तो मैंने कहा उसका क्या रोड मैप है, जरा सा ला करके लाइए। तो उन्होंने कहा जंगलों में ये जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। अरे मैंने कहा क्या जंगलों की सारी जड़ी बूटियों का आप दोहन कर देंगे? आपने कहीं उसको कोई जो है उसको प्रोडक्शन पे भी आपने कि भाई उसको रिप्रोड्यूस किया जा सके कि खेती के तौर पर उसकी वो किया जाए, हर्बिकल्चर को बढ़ावा दे, उस स्थिति में भी कुछ किया है? कुछ नहीं। मैंने कहा हमारे वहाँ सुगंधित पौधों आदि की बहुत अच्छी स्थिति है और कई चीजें तो ऐसी हैं जो इस समय वर्ल्ड मार्केट में हमारे, उसका चीन सबसे बड़ा सप्लायर है। जैसे दालचीनी है, जैसे तिमरू के दाने हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो चीन उनकी मार्केटिंग कर रहा है। उसी तरीके से हेम्प की मार्केटिंग चीन कर रहा है दुनिया भर में जो है। तो मगर वो हमारे यहाँ के नेचुरल प्रोड्यूस हैं। तो मैंने कहा भाई कुछ किया गया है? तो कुछ नहीं किया गया। तो आपको ताज्जुब होगा, मैं पहला मुख्यमंत्री था जिसने 2 जो है जड़ी बूटियों की नर्सरी तैयार करने का काम, 2 बड़ी नर्सरीज हमने तैयार की और 6 का मैंने रोड मैप बनाया और जब तक उन पर काम शुरू होता तब तक मेरी विदाई हुई। तो ये तो है हमारी जड़ी बूटी की स्टेज। लेकिन फिर भी वहां पर जड़ी बूटी की संभावनाएं बहुत है और सुगंधित पौधों आदि के उसको अपने कॉमर्शियल उसकी कल्टीवेशन का की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अब रहा सवाल, आपने जो धार्मिक पर्यटन की बात कही, दोनों पर्यटन की, तीनों पर्यटन, बल्कि धार्मिक पर्यटन भी और वन आधारित जिसको आप इको टूरिज्म कहते हैं उसकी भी और साहसिक पर्यटन की भी, तीनों का हमने बहुत स्पष्ट रोड मैप बना करके रखा है राज्य के पास जो है। बल्कि मैंने एक सुझाव मैंने कहा ना आपसे कि 11 दिन बाद ही मैंने ट्वीट किया था, तो मैंने इनसे उस समय भी कहा था कि आप इस समय 4 धाम यात्रा को संचालित नहीं कर सकते हैं, मगर जैसे ही हालात बदलेंगे तो हमको 4 धाम यात्रा प्रारंभ करने का रोड मैप बना करके रखना चाहिए, ताकि चाहे हम उसमें लॉटरी सिस्टम से ही सेलेक्टेड लिमिटेड संख्या में अपनी यात्रा को प्रारंभ करवाएं, लेकिन इसको मैंने कहा डिसकंटिन्यू नहीं करना। हमने दैवीय आपदा की स्थिति में भी 2014 में भी सब लोगों की सलाह थी कि अब यात्रा नहीं हो सकती है 2-3 साल। मैंने कहा नहीं, ये हमारे पास देवताओं की नियामत है, हम इसको हर हालत में प्रारंभ करेंगे। और इस बार भी मैंने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि उसके लिए अभी से रोड मैप बना करके तैयारी रखें और उसी तरीके से पर्यटन की दूसरी गतिविधियों को भी, क्योंकि हमारे वहाँ ये टाइम यहाँ से लेकर के अक्टूबर के आखिर तक या नवंबर तक मान करके चलिए, ये पर्यटन के लिए बड़ा आइडियल टाइम है। तो उसकी पूरी एक वो बना करके राज्य सरकार को रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए। नमस्कार।
जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।